हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज लीगल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंस की, यानी अपकृत विधि के सामान्य बचाव की। इस सामान्य बचाव में, जनरल डिफेंस में बहुत सारी मैक्सिम्स है। हमारे पास 8 टाइप्स के डिफेंसेस हैं। अगर कोई डिफेंडेंट बचाव लेना चाहता है, यानी कि प्रतिवादी कोई बचाव लेना चाहता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, तो इन 8 डिफेंसेस के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो किस तरह से हम लोग अपना डिफेंस ले सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंस की, यानी साधारण बचाव की। आज इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है कॉन्सेंट यानी सहमति, दूसरा है इनवाइटेबल एक्सीडेंट यानी अपरिहार्य दुर्घटना, और तीसरा है एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवकृत। बाकी के जो जनरल डिफेंस है वो हम पार्ट 2 की वीडियो में कवर करेंगे। एक चीज़ नोट करने वाली है, जो ये जनरल डिफेंस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट को ही प्राप्त है, यानी कि प्रतिवादी को ही प्राप्त है। इसमें वादी को कोई भी डिफेंस प्राप्त नहीं है। हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेंट यानी सहमति। कॉन्सेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सहमति धारा 13 के भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में डिफाइंड है, इसकी परिभाषा दी गई है। तो कंसेंट का मतलब होता है जब 2 व्यक्ति एक बात पर अपनी रजामंदी देते हैं तो उसको हम कंसेंट कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी किसी बात पर वॉलंटरली अग्री होते हैं तो उसको हम लोग कंसेंट कहते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंसेंट के लिए एक लीगल मैक्सिम दी गई है। तो अगर डिफेंस आपको लेना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो एक मैक्सिम है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है नो मैन कैन स्यू फॉर अ टॉर्ट टू विच ही वॉज अ कंसेंटिंग पार्टी वेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा किए गए अपकृत्य कार्य के लिए वाद नहीं ला सकता जिस अपकृत्य कार्य के लिए स्वयं सहमति दी हो, चाहे वह सहमति स्पष्ट रूप से हो या अस्पष्ट रूप से हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी ऐसे एक्ट के लिए अग्री करा है, विलफुली एग्री करा है, जिसमें आपको उसके हार्म और उसकी नॉलेज ऑफ रिस्क है और आपने उसके लिए हाँ कर दिया है, तो उस चीज़ के लिए अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसको हम एक केस लॉ से समझाते हैं। एक बहुत ही फेमस केस लॉ हुआ था लॉ ऑफ टॉर्ट्स के वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का, जिसका नाम है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1932। इसमें एक ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब था, एक प्लेस है जहाँ पे कार रेसिंग होती है, और हॉल एक दर्शक था। हॉल वो कार रेसिंग क्लब को गया था और वहाँ पे कार रेसिंग देखने पहुँचा। तो जब वो कार रेसिंग देख रहा था, टिकट लेकर के अंदर पहुँचा, कार रेसिंग देख रहा था, तो 2 कार आपस में टकराई और एक कार उछल करके हॉल के पास आ गिरी, जिससे हॉल को इंजरी कुछ हो गई। अब हॉल ने उस चीज़ के लिए ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब पे कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर दिया। वहाँ पे ब्रुकलैंड ने अपना डिफेंस में कहा कि हॉल ने ये कार रेसिंग क्लब में आए थे, टिकट ले करके खुद स्वयं इन्होंने देखा और एज आ दर्शक वो वहाँ पे बैठे हुए थे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इनको सारी चीज़ें पता थी कि इस रेसिंग क्लब में कार लड़ भी सकती है, इंजरी भी हो सकती है, और सारे प्रकार के रिस्क इनको पता थे कि क्या क्या इसमें क्षति हो सकती है। तो इनको जब पता था हर चीज़, तो फिर भी ये आए, तो इसके लिए ये खुद जिम्मेदार हैं। तो इसी कारण डिफेंडेंट को यानी प्रतिवादी को वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का रिलीफ मिला। अब एक केस था बोवाटर वर्सेस रॉले रेगिस कॉरपोरेशन 1944 का। एक केस हुआ था बोवाटर वर्सेस रॉले रेगिस कॉरपोरेशन 1944 का, जिसमें वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का एसेंशियल एलिमेंट बताया गया था। 2 एसेंशियल एलिमेंट बताए हैं, जिसमें पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि प्लांटिफ शुड हैव नॉलेज ऑफ द रिस्क, यानी वादी को हर प्रकार के जोखिम का पता होना चाहिए। दूसरा है प्लांटिफ शुड हैव अग्री टू सफ़र द हार्म, यानी कि
जो प्लांटिफ है, जो वादी है, उसको हर प्रकार के क्षति के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार की आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक केस हुआ है, 2 और केसेस हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के। एक है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका 1975 का, ये जीप केस है, और आर वर्सेस विलियम्स 1923 का एक ये भी केस है। तो दूसरा टॉपिक है इनवाइटेबल एक्सीडेंट यानी अपरिहार्य दुर्घटना। अपरिहार्य दुर्घटना 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक है इनवाइटेबल यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो अनअवॉइडेबल हो, अटल हो, और दूसरा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है समथिंग विच हैपन बाय चांस, तो यानी कि कोई आकस्मिक चीज़ हो जाना जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो। तो ऐसे कोई कृत्य जिसकी आपके एक्सपेक्टेशन ना हो और वो चीज़ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इनवाइटेबल एक्सीडेंट। इसमें एक एग्जाम्पल है, आपको केस लॉ के ज़रिए समझाते हैं। एक स्टैनले वर्सेस पावल 1857 का केस है। इसमें 2 लोग थे, जंगल की ओर गए, चिड़िया मारने के लिए गए थे। उन्होंने एक में से पावल ने फायर करा गन से, और गन की जो गोली थी वो चिड़िया को ना लग करके एक पेड़ में टकराई, और टकरा करके सीधे स्टैनले को लग गई, जिससे स्टैनले इंजर्ड हो गया। अब यहाँ पे स्टैनले पावल के ऊपर केस कर देता है फॉर द कंपनसेशन। पावल यहाँ पे इनवाइटेबल एक्सीडेंट का रिलीफ मिलता है। वो कहता है कि स्टैनले को मेरा मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, ये जो हो गया है वो एक्सीडेंटली हो गया, बाई चांस हो गया है। हम दोनों लोग गए थे मारने एक चिड़िया को, लेकिन हमने मारा गोली, और गोली रिवर्स होकर के स्टैनले को लग गई। ये चीज़ के बारे में हमारा ख्याल भी नहीं था कि हम स्टैनले को गोली पड़ जाएगी। हमने सारे केयर और कॉशन लिए थे, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। तो जो अगर केयर और कॉशन ले करके होता है और फिर भी कुछ गलत हो जाता है, तो वो इनवाइटेबल एक्सीडेंट में एज अ डिफेंस वर्क करता है। एक केस हुआ है हॉलमेस वर्सेस मैथर का 1875 का। इसमें इनवाइटेबल एक्सीडेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है नॉट कॉज्ड इंटेंशनली, यानी कि कोई भी आपने जो कृत्य करा है वो आपने इंटेंशनली नहीं करा है। इंटेंशनली का मतलब अपने जानबूझकर आपने वो काम नहीं करा था। दूसरा है नॉट पॉसिबली अवॉइडेड, आप रोक नहीं सकते थे उस चीज़ को, जो एक्सीडेंटली हो गया वो उसको आप रोक नहीं सकते थे। तीसरा है एक्ट्स बाय और ड्यू टू मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसा कोई एक्ट है जो बाय मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गया हो। तो ये 3 कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हॉलमेस वर्सेस मैथर 1875 में बताए। हमारा अगला टॉपिक है एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवकृत। एक्ट ऑफ गॉड को हम लोग विस मेजर भी कहते हैं। विस मेजर का मतलब होता है दोज एक्ट विच आर डन बाय नेचुरली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि इनवाइटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है। इनवाइटेबल एक्सीडेंट में जो भी एक्सीडेंट हो रहा है वो ह्यूमन की वजह से हो रहा है, यानी कि मानव की वजह से हो रहा है, और एक्ट ऑफ गॉड में जो भी एक्सीडेंट हो रहा है वो नेचर के द्वारा हो रहा है। यही एक थिन लाइन का डिफरेंस है। एक केस एक्ट ऑफ गॉड का एक बहुत ही लीडिंग केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इस केस को हैवी रेनफॉल केस भी कहते हैं। इसमें एक बांध ज़्यादा वर्षा होने के कारण बांध टूट जाता है और जाकर के प्लांटिफ के ब्रिज को तोड़ देता है। तो प्लांटिफ ने वाद ले आया डिफेंडेंट के ऊपर, कहा कि हमको कंपनसेशन दिया जाए। तो डिफेंडेंट एज अ डिफेंस लिया एक्ट ऑफ गॉड का कि बांध जो टूटा है वो हैवी रेनफॉल की वजह से टूटा है, और ये बात उसकी सच थी कि उस रात बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी, बहुत सी ज़्यादा वर्षा हुई थी, इसके कारण उसका बांध टूटा, और बांध टूटने के कारण उसका प्लांटिफ का ब्रिज टूट गया यानी पुल टूट गया। तो इस वजह से यहाँ पे डिफेंडेंट को रिलीफ मिला एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। एक्ट ऑफ गॉड के 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी कि ऐसा कोई एक्ट हो जो नेचर के द्वारा हुआ हो, और दूसरा है द अकरेंस मस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इट्स नेचर,
यानी कि जो नेचर के द्वारा कार्य हुआ है, जो एक्ट हुआ है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे होता है कि सपोज़ अगर कोई रेनफॉल हो रही है, कोई बारिश हो रही है और वो एक आध घंटे में ओवर हो जा रही है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन अगर वो 24 आवर्स हो रही है बारिश और जिसके कारण बाढ़ आ रही है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को लीगल जस्टिस को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।